सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आए। और साथ ही साथ आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि दो महान एक्सपर्ट कह सकते हैं हम लोगों के जो मेंटर हैं, कैसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हम सब साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, इस पे भी विचार हम लोग आज करेंगे। साथ ही हमारे साथ आज श्रीमान मधुकर जी हैं। इनका परिचय मैं जितना भी दूं उतना कम है, क्योंकि इन्होंने जितने अच्छे तरीके से गांव में जा कर के जल क्षेत्रों में खास करके पॉन्ड्स रिवर्स को रिस्टोर करने के लिए वर्क किया है, वो अपने आप में अनुपम है और उल्लेखनीय है। आपका आज सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आना हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य है कि आपने बुलाया मुझे। तो हम लोग इस सेशन को 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले हम आपस में परिचय करेंगे। उन्नत भारत अभियान के आदरणीय प्रोफेसर वी के विजय जी हम लोगों के साथ होंगे थोड़ी देर में, तब तक हम लोग आपस में परिचय करेंगे। उसके बाद आदरणीय मधुकर जी और आदरणीय आचार्य जी का हमारा संबोधन होगा। उस संबोधन के बाद आदरणीय आचार्य जी हमें एक प्रदर्शनी भी बाहर उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनका देंगे। तो इस प्रकार से 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग इस पूरे सेशन को आज के कार्यक्रम को करेंगे। तो क्वेश्चंस और जो आपस में कुछ चीज़ें होंगी, वार्तालाप होंगी, उसको भी बीच बीच में हम लोग लेंगे ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशंस को रखा जाए। तो ओवर टू यू मधुकर जी। तो आप परिचय शुरू करें, फिर क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमारे साथ नए भी हैं। ओके। तो मेरा परिचय सर नहीं मेरे पास है जी। मेरा परिचय ये सर, मेरा नाम है मधुकर स्वयंभू। बेसिकली मेरा करियर शुरू हुआ था आईटी इंडस्ट्री में। हम लोगों का जो रिसर्च था वो रिसर्च पूरा वैदिक साइंस पे था, और हम लोग काम इस प्रोजेक्ट पे कर रहे थे कि जो मिट्टी, पानी और हवा का जो स्वरूप है, जो कि डिटोरिएट हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट अबाउट 400 ईयर्स, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। क्योंकि डेवलप करने के लिए आप किसी न किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे आप इन्वायरमेंट को कर रहे हैं, चाहे मिट्टी को कर रहे हैं, पानी को कर रहे हैं, हवा को कर रहे हैं, या जंगल काट रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। बिना डिस्ट्रक्शन के ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। वेरएज जो भारतीय जो वैदिक पद्धति थी, हम लोग करते थे कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। अब जैसे हमने जो चोल साम्राज्य था, उसने एंकोर वाट का पूरा किंगडम बनाया, और लोगों को आज तक नहीं पता है कि जिसको वो रिवर समझ रहे थे वो एक्चुअली मैन मेड कैनाल थी। तो दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, जिसमें आप प्रकृति के सानिध्य में डेवलपमेंट करते हैं, एंड इट बिकम्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो उस बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, एंड 2011 से रिसर्च स्टार्ट हुई थी ऑन वैदिक साइंसेस, एंड इवेंचुअली 2016 में हमने ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब बहुत हो गया आईटी, अब 2 कश्ती में पैर रख के नहीं चल सकते। देन वी स्विच्ड ओवर completely into this new domain, which is environment, ecology and water, soil and air। तो 2016 में हमने जो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो कॉइन की थी, काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि आप भी गाय के क्षेत्र में ही काम कर रहे थे, इसलिए हम लोग का मिलना हुआ आपके ऑफिस में। और काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी बेसिकली जो फोकस करती है, दैट इज रिसरेक्शन ऑफ द नेटिव इकोलॉजी इन वेटलैंड्स एंड वाटर बॉडीज। तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल तो मैं प्रेजेंटेशन में बताऊंगा, बट पिछले अबाउट 8 सालों में एक लंबा सफ़र तय किया है, अक्रॉस द कंट्री कई जगह पे काम किया है, और इन सिटू रिजुविनेशन है। सो दिस इज व्हाट इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इज माय कलीग पंकज। ये हम सभी लोगों का बैकग्राउंड आईटी ही है, आईटी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में ही है हम लोग। पंकज जी के आगे अतुल जी हैं। अतुल जी भी आईटी का ही बैकग्राउंड रखते हैं, और अभी बहुत ही फोकस तरीके से वाटर बॉडीज में काम कर रहे हैं। अतुल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना परिचय खुद दें, बिकॉज आप तो पुराने आईआईटी के बाशिंदे हैं। हाँ, कुछ अपने बारे में परिचय के साथ कुछ कहना चाहें तो इसके वो भी बताना। मेरा नाम अतुल मोहन है, और आईटी से जुड़ाव बहुत पुराना है, क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आईटी। माय मदर यूज्ड टू वर्क फॉर आईआईटी लाइब्रेरी,
and she passed away in 2001. And at that time, I was 27 years old, so I moved out of IT. Right. In fact, my wife, she is also co-founder in a company called WSafe. Uh, Her father was the assistant registrar for CRTT a long time back, and he also passed away in 2000. तो आईटी के साथ बहुत पुराना जुड़ाव है हमारा। और इसके अलावा मेरी इंट्रोडक्शन ये है कि आई एम इनटू एज मधुकर जी सेड, आई एम इनटू आईटी। माय स्पेसिफिक एरिया इज मोर इनटू in IT was virtualization. We talk of cloud technologies, virtual desktop solution and all. तो उससे थोड़ा हटके जब हमारी मुलाकात काफ़ी टाइम के बाद फिर से हुई, बिकॉज ये लोग भी आईटी में थे, तो उन्होंने बताया कि ये कैसे काम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट। दैट टाइम इट रियली गॉट मी एंड उसके बाद से मैं साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। और अभी पिछले 1 साल से और लगभग 2 साल से मैंने अपनी कंपनी फॉर्म करी है, WSafe Sustainability Services. WSafe stands for the Panch Mahabhut: water, soil, air, fire, and earth. Right? So the whole idea here is to how do we ensure that even though we understand there is a lot of population which is going to grow, you cannot stop it. Lot of things which we have to develop, वो हम रोक नहीं सकते। उसके बीच में रहते हुए कैसे भी हम ये इंश्योर करें कि हम अपनी इन्वायरमेंट को भी सस्टेन कर पाएं। So that was the thought which came to us, and that is how we all got connected, and we primarily act as the implementation services provider for ये स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नमस्कार। बैठ के बैठ मैं नीरज किशोर हूँ। वैसे एक आईटी कंपनी दिल्ली में ही होल्ड करता हूँ सर, लेकिन पिछले 4-5 साल में जब मैं अपनी इकोनॉमिक टीम से मिला तो इसमें एक मेरे को फील हुआ कि शायद कुछ एक इसमें एक पार्टनर बन के कुछ हम अपने इकोलॉजी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक वो जज्बा इसकी तरफ खींचा और एक मुरादाबाद के अंदर में हम लोग 6 अमृत सरोवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं भी 2011 से इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी की रिसर्च टीम के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों ने 2011 में इस मिशन को स्टार्ट किया था कि अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं को और भारतीय विज्ञान को, हमारा सनातन साइंस है, विज्ञान है, उसमें हम कैसे कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ भारत में पॉपुलेशन का, जनसंख्या का लोड बढ़ रहा है और संसाधन बहुत सीमित है, तो सीमित संसाधनों के साथ कैसे अपने ग्रोथ को आगे बढ़ाएं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये मिशन स्टार्ट किया था। और आज हम कहते हुए बहुत खुशी होती है कि एक अच्छे स्तर पर जाके इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और भारत सरकार के बहुत सारे जो मेन कोर एजेंडा है उसमें हम सम्मिलित हैं। और जो भी अमृत सरोवर और अमृत 2.0 की स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है, उसमें बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं वो हमारे पैमानों पर मीट करती हैं, जो बहुत हर्ष का विषय है। तो ये एक अचीवमेंट है और आज आप लोगों के बीच आने का, बैठने का मौका मिला, अवसर मिला है। तो बाकी चर्चा मेरे मधुकर जी हैं जो अपने रिप्रेजेंट बताएंगे, तो हमने क्या किया है और क्या हमारे प्लान्स हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं भूपेंद्र चाहर दिल्ली से आचार्य जी के साथ में, और निर्विकल्प प्रतिष्ठान नाम से एक संस्था है दिल्ली में, उसमें हम कार्य कर रहे हैं। कला संस्कृति का मेन कार्य है और पर्यावरण से संबंधित कार्य है। दिल्ली में भी एक 564 MLD का प्लांट लग रहा है, वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट प्लांट है ओखला में, WWTP प्लांट है। अभी ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है, इस साल के अंत तक वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो उसमें हमारा टाई अप एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में है। उनकी टेक्नोलॉजी है गामा रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि 100 टन स्लज को 100 टन ऑर्गेनिक मैन्योर में पर डे कन्वर्ट करेगा। तो अभी मेन हमारा फोकस उस प्रोजेक्ट
2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, एक अहमदाबाद में और एक इंदौर में। तो दिल्ली में उसका कार्य सितंबर अक्टूबर एंड तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस प्रोजेक्ट में हमारा कार्य चल रहा मेरा नाम आचार्य गौदास है और जैसा उन्होंने बताया कि वो 8-10 वर्ष पहले मेरे हिमालय हाउस कॉन्फ्रेंस में, पहले मैं वहाँ देश और विदेशों के लगभग 70 कंट्री के वैज्ञानिक मेरे पास वहाँ आए, कॉन्फ्रेंस होती थी। भारत सरकार के लगभग 18 मंत्रालय के लोग वहाँ आते थे और चर्चा होती। तो वो ऑफिस जनरली बनाया इसी पर्पज से हुआ था, जो गाय का धार्मिक विषय है, मेरा वो विषय वहाँ नहीं होता था। गाय का जो आस्था का विषय है वो नहीं होता था। गाय अपने आप में एक विज्ञान है, चाहे वो छोटा विज्ञान हो, पर वो कैसे है, वैसे अलग अलग कंट्रीज के लोग आते थे, वो सारी चर्चा। वहाँ से वो यात्रा को फिर लगा कि देश के अंदर जब मेरे टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम आते थे तो लोगों की डिमांड हुई कि भी भाषण और प्रवचन गौ कथाओं के माध्यम से नॉलेज तो बढ़ती है, पर व्यवहारिक स्तर पर देश में लोग जो निम्न स्तर के लोग हैं, क्योंकि गाय से तो वही जुड़ते हैं, जो थोड़ा आर्थिक संपन्न लोग हैं वो दान देकर चारा देकर एक उस तरह का जुड़ाव हो सकता है। तो वो जो प्रत्यक्ष गाय से जुड़े हुए लोग थे, तो 20 वर्ष पहले ये स्थिति थी भारत में कि भाई लोग गाय से दूर हो रहे थे। कारण था कि भाई गाय का दूध कम होना। तब हमने जो मैंने 3 वाक्यों पर काम शुरू किया था, जो हमारे वेद भगवान वेद में कहते हैं, वो मैं बाहर के लोगों को तो नहीं बताता था आपके बीच में, क्योंकि आप लोगों ने वैदिक और ये शब्द जोड़ दिए, तो आज मैंने वो विषय बात नहीं करनी थी। तो ज़्यादातर वैज्ञानिक या जो कहना चाहिए एलीट क्लास के जो वर्ग के लोग हैं, जैसे मेरे 5 स्टार होटल्स के अंदर रोटरी क्लब, उस तरह की संस्थान जो मेरे कार्यक्रम रखते, तो वहाँ गाय कोई विषय नहीं होता। तो उस विषय को ध्यान में रख करके, जैसे अभी नोबेल पुरस्कार हम जानते होंगे, है ना, तो नॉर्वे से वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक प्रोग्राम अभी पिछले महीने इंडिया हैबिटेट सेंटर के पास में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है लोधी रोड यूएन के बीच, वहाँ मेरा रखा था। तो उसमें आपके अमिताभ कांत जो G20 के प्लानर्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे उनके जो एसडी थे सुधीर कुलकर्णी, और कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर्स उस टाइम के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और कुछ एम्बेसडर्स थे जो 10-12 कंट्रियों का। तो वहाँ सब्जेक्ट था जैसे अल्टरनेटिव डेवलपमेंट एंड पीस। तो पिछले अभी जब आप लोग मिले थे तब तो गाय था मेरा विषय, तो पिछले लगभग अब 12 या 13 वर्षों से मैं मान रहा हूँ कि गाय को मैं महत्व नहीं देता। मैं जो गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसे ठीक हो, और जो हम शहर के लोग एक हेल्दी जीवन नहीं जी रहे पर हाइजीनिक जी रहे, तो हाइजीनिक और हेल्दी का हम अंतर नहीं कर पाए। जब मैं 5 स्टार होटलों में जाके बात करता तो वहाँ सब चीज़ें स्वच्छ पर हेल्दी नहीं है, तो वो वैज्ञानिक आधार पर। तो वो मेरा 13 वर्षों का कालखंड जो अभी, तो वो सारा इस पे चला देश विदेशों के लोगों के साथ, तो इस तरह से इस पे चल रहा है। आएगा फिर करेंगे। मैं आरपी सिंह, मैं 1981 बैच का भारतीय वन सेवा का अधिकारी रहा हूँ। 2016 में मैं रिटायर्ड हुआ। बिहार और झारखंड मेरा कैडर रहा। मैं रांची में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मैं महानिदेशक रहा हूँ, जहाँ के हम लोग पंचायती राज और गाँव के बारे में बड़ी लंबी चर्चा करते हैं। वहाँ मेरा 3 साल का टेन्योर रहा। उसके बाद मैंने झारखंड में स्किल मिशन को, झारखंड स्टेट स्किल मिशन को मैंने स्थापित किया एज एमडी एंड सीईओ, और 2016 में मैं प्रधान वन संरक्षक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद से रिटायर्ड हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद सरकार, भारत सरकार हम लोग को ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को इतना लैविश पेंशन देती है कि आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप इस पैसे का सदुपयोग न करें तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और मेरी कोई बुरी आदत नहीं थी, मैंने कहा था पैसा कहाँ जाएगा। हुआ कि उसके लिए मैंने सोचा कि एक तो हमारा विभाग रहा है वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, और मैं मानता हूँ कि अभी विश्व में जो 2-3 सबसे बड़े ग्लोबल इश्यूज है, उसमें से क्लाइमेट चेंज जो है एक इशू है, जो कि आज हमारे
मैंने हर आदमी पशु पक्षी हवा पानी या पर्यावरण जिस चीज को भी कह दीजिए, वो उसका असर हम लोग को प्रतिकूल असर दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए मैंने सर्विस में रहते हुए हमने एक सेक्शन 8 की कंपनी बनाई, अभिनव ग्राम फाउंडेशन, जो गाँव के विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। बिहार के एक सज्जन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, माउंटेन मैन के नाम से उनका नाम सुना होगा, दशरथ माझी जी। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। गुरु उनको इसलिए मानता हूँ कि वो आदमी इतना कमजोर, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर से कमजोर हो सकता है मुसर जाति से, वो आदमी भी अगर पहाड़ काट सकता है तो हम और आप तो नहीं। हम लोग डेवलप है और हम लोग में बहुत सारी शक्ति है और कई गुना हम लोग कर सकते हैं। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत है, वो हमारे फाउंडेशन के इंस्पिरेशन है, और उन्हीं को इंस्पिरेशन को लेकर के हम लोग अभी झारखंड के पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं साइंस कॉलेज पटना का विद्यार्थी रहा हूँ। विद्यार्थी जीवन में भी MSc हम लोग का बायोलॉजिकल साइंस से था। एक तरुण मित्र करके अगर बिहार और पटना के कोई लोग होंगे कि वहाँ लड़कों का एक ग्रुप है जो पर्यावरण का, जो कि अपने स्कूल में नर्सरी लगाते थे 70s में, मैंने 50 साल पहले की बात है। तो इस तरह से अभी आचार्य जी से फॉर्चुनेटली हम लोग 2 साल पहले ऋषिकेश गए थे, परमार्थ निकेतन में प्रेयर में गुरु जी मिल गए, वहाँ हम लोग का परिचय हुआ, आदान प्रदान हुआ। वो बोलते हैं 1 और 1 11, तो ये उधर 1 थे, हम लोग इधर 1 हमने कहा कि 11, और इस तरह से आचार्य जी के साथ हमारा संबंध रहा। और मैं फॉर्चुनेटली अभी 1 महीना पहले मेरी आँख की ग्लूकोमा और कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, इसलिए मैं कंप्लीट मेडिकल अभी ऑब्जर्वेशन में हूँ। आज मेरा चेकअप था, मैं रांची से आया हुआ था यहाँ चेकअप के लिए। मैं आचार्य जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे यूं ही इन्वाइट कर दिया, ये समझे कि मैं रांची में हूँ, लेकिन मैं तो दिल्ली में था। मैंने कहा कि मैं हर हालत में मैं आऊँगा। मैं अपनी दवाई, आँख की दवाई मैंने अपने फ्रिज में रख दी है, मैं डालता रहूँगा। मैं यहीं से अपने डॉक्टर के पास रहूँगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं IIT तो मैं कई बार आया हूँ, लेकिन इस सेंटर में मुझे आने का मौका नहीं मिला। और मुझे लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में गुप्ता जी में काम कर रहा हूँ और आपका यह सेंटर हम लोग के लिए बड़ा सहयोगी हो सकता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी और झारखंड के सुदूर क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक्शन रिसर्च वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग आपको सहयोग करेंगे और आप लोग के साथ काम करके मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद। मैं वीरेंद्र विजय IIT दिल्ली में इसी ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट लेने में पढ़ा था। 25 साल से बायोगैस, गो आधारित अर्थव्यवस्था पर अभी भारतीय शिक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, उन्नत भारत अभियान। उसमें हर कॉलेज अपने आसपास के 5 गांव को साथ में लेते हैं और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से, अपने टीचर्स के माध्यम से उन 5 में जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करते हैं और जो लोगों में ट्रेडिशनल विजडम है, किसानों में, कारीगरों में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और अब उनको जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, उसके माध्यम से क्या क्या नई टेक्नोलॉजी को, नई इंटरवेंशंस को, सोशल इंटरवेंशंस हो, मैनेजमेंट इंटरवेंशंस हो, टेक्निकल इंटरवेंशंस हो, उनको लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्यक्रम IIT दिल्ली के कंसेप्ट पे ही 2014 में जब सरकार बनी भारत में, तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया और तब से हम लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो सारा पैसा वो IIT दिल्ली को दिया, क्योंकि आपका कंसेप्ट है, आप ही लोग इसको चलाइए आगे देश में। तो अभी हम लगभग 3600 कॉलेजेज में, जिसमें सारे IIT, सारे NIT, सारे IIMs, सारे एम्स, सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईसर्स, IISc बेंगलोर और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट के कॉलेजेज हैं, लगभग 3600 कॉलेजेज में लगभग 18,000 गाँव में काम कर रहे हैं। 5 इसमें थीमेटिक एरिया है हमारे, जिसमें कि इंटरवेंशन से हमारे स्टूडेंट्स और
फैकल्टी मेंबर प्लान करते हैं। उसमें एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम, उसको हमारा कोऑर्डिनेट करता है जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो उन्नत भारत की तरफ से वो कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे देश भर के लिए। दूसरा है वाट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको IIT खड़गपुर कोऑर्डिनेट करता है। तीसरा रूरल आर्टिजन्स एंड इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड आर्टिजन, उसको IIT कानपुर कोऑर्डिनेट करता है। चौथा है रूरल एनर्जी सिस्टम्स, उसको IIT दिल्ली कोऑर्डिनेट करता है। और पांचवा है बेसिक कम्युनिटीज़, जिसमें कि स्कूल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को IIT रुड़की कोऑर्डिनेट करता है। एजुकेशन को अभी पिछले 2-3 सालों से कोऑर्डिनेशन का देख रहे हैं हम लोग। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को IIT मद्रास कोऑर्डिनेट करता है। ईथोज टेक्निकल एजुकेशन को IIT बॉम्बे कोऑर्डिनेट करता है। स्किल डेवलपमेंट को AICTE खुद करता है। और क्यूरिकुलम रिफॉर्म्स को UGC खुद करता है उन्नत भारत के बिहार पे। तो ये एक की जो हमारी सिस्टम है उसमें, और IIT दिल्ली उसका नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है इस प्रोग्राम का। ऐसे हमारे हर राज्य में कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में 3 हमारे रीजनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हैं, IIT कानपुर, IIT BHU और दयालबाग आगरा। अगर झारखंड की बात करूं तो NIT जमशेदपुर। तो हर राज्य में कोई ना कोई एक है, जो बड़े राज्य वहाँ 2, 3, 4 तक है। तो मैं अब और जितने लोग इस हॉल में हैं, हमारे गुरु प्रोफेसर VK विजय जी के साथ ही हम सब कार्यरत हैं और इस सेंटर के ही सदस्य हैं। संक्षिप्त में भी समय का भी एक सम्मान, संक्षिप्त में कहूँगा कि आप सबका यहाँ होना आज सौभाग्य की बात है सेंटर के लिए भी, और साथ में हम आगे जैसे उनका बता रहे थे कैसे आगे बढ़ेंगे, उसका भी एक दिशा हमें आज मिलेगा। तो मैं इस परिचय सत्र का समापन कर अब हम अपने मधुकर जी के संबोधन को 20 मिनट के लिए और फिर आचार्य जी के संबोधन के सुनेंगे और फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। और सौभाग्य से आज आचार्य जी के कुछ प्रोडक्ट भी हमारे बीच में, तो हम उनका और छात्रों को कैसे, हमारे सारे सेंटर के शोधार्थियों को कैसे फायदा मिले, तो उस पर भी हम बाद में प्रदर्शनी करेंगे। और चूँकि कार्यक्रम को शुरू करने से के लिए मैं प्रोफेसर VK विजय सर का धन्यवाद भी देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमारे दोनों आज स्पीकर हैं उनको स्मृति चिन्ह जो हमारे उन्नत भारत अभियान का प्रदान करके स्वागत। कहाँ खड़े होना है? खास बात ये है कि ये गोबर से बना हुआ है जी, और तालियां जोरदार हो जाए। जो हमारे जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी जो पेंटिंग होती है उसमें समृद्धि, और आप देखिए समृद्धि गणेश जी का चित्र है, और लक्ष्मी वैभव गोबर में मिलता है। लक्ष्मी गोबर में निवास करती है और समृद्धि के लिए गणेश जी का चित्र है। तो वैभव और समृद्धि दोनों का ये सोचे थे। ये अच्छी परंपरा आपने कब से प्रारंभ की हुई है कि गोबर के ही देते हैं आप? बस हम जब से देते हैं बस यही देते हैं। अच्छा, वाह वाह, ये तो आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया मेरी बात। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। 20 मिनट। ओके, जी 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 टाइम कम हो गया। ओके, तो क्योंकि समय कम हो गया है हाँ, इसलिए चल रहा मैं है। बहुत फास्ट चलूंगा। अगर किसी को कोई बीच में सवाल पूछना हो नहीं, तो ये जो अपने सुनील गोदास जी हैं तो उनका मेरे से बोल दीजिएगा तो मैं मेरा स्लो इंटरेस्ट कर रखा दूंगा। था, तो उसके लेवल पे ही है। So what we are going to talk about is cowonomics technology, which is in situ treatment of
वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड्स, लेकिन हाँ हाँ वो अप्रोच लेने से पहले ये समझना जरूरी है कि वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो वी विल फर्स्ट फोकस ऑन द वाटर बॉडीज एंड द वेटलैंड्स के उनकी डेफिनेशन क्या है। अभी आज की डेट में हम लोग वाटर बॉडीज को सिर्फ एज अ ठीक है पूल ऑफ वाटर या रिजर्वायर ऑफ वाटर लेके चलते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है, ठीक ठीक बहुत बिकॉज एवरी वाटर बॉडी ऑन द सरफेस हैज बीन क्रिएटेड बाय नेचर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हाँ हाँ जैसे हमारा वैदिक साइंस ये कहता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा ये 5 महाभूत हैं, इनकी वजह से ही जीवन संभव हुआ है ऑन द प्लैनेट। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के जो जल जो पंच में से एक महाभूत ये है, उसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है और वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द ठीक ठीक इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसको हमने 3 भाग में विभाजित किया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है मिटिगेशन, जो हम पोल्यूशन जो भी हम फैला रहे हैं पिछले 400 साल से, उसका मिटिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग शायद इस बात से इत्तेफाक न रखें कि वाटर इफ़ नॉट ट्रीटेड वेल विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे एयर पोल्यूशन, हम व्हीकुलर पोल्यूशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन इज अ फंक्शन ऑफ वाटर बॉडीज। बहुत सारे लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, लेकिन होता यह है कि प्राकृतिक स्वरूप में जो स्वस्थ जल निकाय हैं उनका टॉप सरफेस निगेटिवली चार्ज होता है। और एयर पोल्यूशन में जो मेजर तत्व हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पोल्यूशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं जो पर्टिकुलेट मैटर है एयर में उसको पोल्यूशन बोलते हैं, विच इज ऑल पॉजिटिवली चार्ज। तो इट गेट्स अट्रैक्टेड टू द निगेटिवली चार्ज सरफेस एंड एयर पोल्यूशन मिटिगेशन नेचुरली होता है। वाटर बॉडीज जो है उनके अंदर जो उनका एक्वाटिक फूड चेन है उसमें जो माइक्रोब्स हैं दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ऑफ विच कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है और ऑक्सीजन जनरेशन होता है। तो अगर वाटर बॉडी स्वस्थ है तो आसपास की एयर ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होती है, राइट। सो ये बहुत सारे फंक्शन वाटर बॉडीज़ के हैं। सिमिलरली जो वाटर पॉल्यूशन है, यदि आपके 10 एकड़ की वाटर बॉडी उसमें 10 KLD का आप पोल्यूशन डालेंगे तो इट विल गेट कंज्यूम्ड नेचुरली। अभी जैसे ग्लोबल लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों ने देखा कि सारे न्यूज़ चैनल, सारे अखबारों ने रिपोर्ट किया कि रिवर्स हैव स्टार्टेड बिकमिंग क्लीनर। हाउ? बिकॉज देयर इज अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। जब ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ तो वो मैकेनिज्म फोर्स में आ गया और वाटर बॉडी स्टार्टेड गेटिंग क्लीनर। Similarly, flood and drought mitigation is also done by the water bodies if they are in healthy condition. Water logging in the vicinity can also be taken care of. Vector and waterborne diseases can also be mitigated if the water bodies are in healthy condition. Second kind of service is conservation. Biodiversity conservation, aquatic food chain conservation, ambient temperature in the vicinity. अगर वाटर बॉडीज हेल्दी कंडीशन में है तो 6 to 8 degrees ऑफ टेम्परेचर विल बी एब्जॉर्ब बाय द वाटर बॉडी एंड दिस इज अ प्रोवन रिसर्च अक्रॉस द ग्लोब। देन आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो सब लोग समझते हैं, ग्राउंड वाटर करेक्शन इज अनदर बेसिक फीचर ऑफ अ वाटर बॉडी। अगर आपकी सरफेस वाटर बॉडी हेल्दी है तो जहाँ एक्वीफर सलाइन है, जैसे आपका दिल्ली में नजफगढ़ एरिया है या सोनीपत है, रोहतक है, झज्जर है, इधर हमारा ब्रज क्षेत्र है, मथुरा, सब जगह जो एक्वीफर है वो सलाइन है, खारा पानी है, ब्रैकिश वाटर है। सो इफ द सरफेस वाटर बॉडीज आर केप्ट इन अ हेल्दी कंडीशन, ये सेलिनिटी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी एंड इट विल बिकम अ स्वीट एक्वीफर। सिमिलरली मॉइस्चर इन सॉइल एंड एयर which also impacts rainfall is a natural function of a water body or a wetland. Conservation of flora and fauna, water quality management for drinking water as well as irrigation water. जब एक वाटर बॉडी हेल्दी कंडीशन में होता है तो आपका जो वाटर की क्वालिटी है इट बिकम्स अ न्यूरो इम्यूनो बूस्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि अगर आप उस पानी को खेती में इस्तेमाल करते हैं, आज आप अगर खेती की बात करेंगे तो लार्जली बोरवेल का पानी इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वैदिक साइंस ये कहता है कि प्रकृति ने अगर उस पानी को जमीन के नीचे रखा है तो कोई पर्पस है उसका, दैट इज नॉट मेंट फॉर सरफेस यूजेज। हमें ये तो पिछले कम से कम 7000 साल से मालूम है कि जमीन के नीचे पानी है, बिकॉज एक प्रकरण हमें सबको मालूम है महाभारत के टाइम का, जब वो अर्जुन ने तीर चला के पानी निकाला था भीष्म पितामह को पानी पिलाने के लिए, राइट। तो हमें तो तब से मालूम है, कम से कम तब से तो मालूम ही है।
वैसे उससे पहले रामायण में भी एक प्रकरण आता है जब वो सती अनुसुईया ने जो मंदाकिनी नदी जो क्रिएट की थी, वो भी जमीन से पानी निकाल के की थी, राइट। लेकिन हमने कभी पानी को एक्सट्रैक्ट तो नहीं किया। जब हमें मालूम था कि धरती के नीचे पानी है तो हम एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज वी हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ लिविंग इन एब्सोल्यूट हार्मनी विथ नेचर। तो हम प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करते थे, हम प्रकृति के सानिध्य में जीते थे। इस वजह से इंडिया इज द ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। बाकी जहां पे भी सभ्यताएं आई वो चली भी गई, यही एक सभ्यता है जो कि शुरू से चल रही है और आज भी चल रही है, राइट। सो रिस्पेक्टिंग द नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द फाइनल कंजर्वेशन इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, which is every surface water body in a healthy condition is a blue carbon sink, and sequestration जो water body में होता है वो किसी भी forest से about 40 times ज़्यादा होता है if it is the same size of the water body and the forest. The third kind of service is the maintenance. Every water body in a healthy condition is a perennial water body, यानी कि ना तो वो कभी flood करेगी ना वो कभी सूखेगी, because surface is connected to the aquifer through soil capillaries. Then ambient temperature मैंने पहले भी बताया, electrolyte and trace elements, native microbiota, oxygen levels in air, water and soil, right. Low viscosity of water and soil capillaries for recharge. So ये सारी की सारी services हैं. This is one single slide which explains all the ecosystem services from the surface water bodies and the wetlands. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बिकॉज सबको प्रमाण की आवश्यकता होती है. दिस इज व्हाट इज कंक्लूडेड बाय द रामसर कन्वेंशन ऑफ 2018 विच इज अ यूनेस्को बॉडी विच ऑल्सो अग्रीज के यूएनएसडीजी के 17 के 17 गोल्स अगर वाटर बॉडीज और वेटलैंड हेल्दी कंडीशन में है तो 17 के 17 गोल्स मीट आउट होते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू आवर सब्जेक्ट विच इज वाटर स्मार्ट एंड वाटर सोवरेन इंडिया, जो उन्नत भारत अभियान का भी लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो हमारे मोदी अंकल का भी लक्ष्य है. और वो उसको अचीव करने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी है दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज. फर्स्ट इज द MNRE, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, which has recognized us as the ESG enabler technology for 2023. ESG is environment, sustainability and governance. देन जल शक्ति मंत्रालय ने हमको वाटर हीरो का अवार्ड दिया है. और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इनका एक प्रोजेक्ट चलता है अमरूद 2.0 विच इज़ फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजुविनेशन, जिसके हम टेक्नोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं. ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन नीरज जी का किया हुआ है. दिस इज मुरादाबाद. पहले की कंडीशन आप देख सकते हैं, इट वॉज अ डंप यार्ड ऑफ सॉलिड वेस्ट, एंड बाद में आफ्टर रिस्टोरेशन, बिफोर डंप यार्ड इट वाज एक्चुअली ए वाटर बॉडी. सो उस वाटर बॉडी को इस शेप में रिस्टोर करना के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की टीम वहां पर आए, अपने 300 लोगों का डेलीगेशन लेके आए और बच्चों को पढ़ाए कि देखो वेटलैंड इसको बोलते हैं. दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 8 months एंड ऑल क्रेडिट गोज टू नीरज जी जो हमारे साथ अभी यहाँ बैठे हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज में, इसको हम एज अ केस स्टडी समझेंगे. द फर्स्ट केस स्टडी इज फ्रॉम काशी, वाराणसी, एंड द वाटर बॉडी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एन आर्कियोलॉजिकल मार्वल. इट इज कॉल्ड कबीर प्राकट्य स्थली. 1498 में संत कबीर यहीं पाए गए थे. And this is under conservation by Archaeological Directorate of उत्तर प्रदेश. ये वाटर बॉडी की कंडीशन क्या थी ये मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि प्री ट्रीटमेंट कंडीशन. आप देखिए कि एम्बैंकमेंट ब्यूटिफिकेशन वाज वंडरफुली डन बाय वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन घाट की सुंदरता से जलाशय की सुंदरता नहीं होती, एक्चुअली उल्टा होता है. अगर जलाशय सुंदर है तो घाट अपने आप सुंदर हो जाएगा. लेकिन हमारे यहाँ पे अभी क्या कॉन्सेप्ट है कि हम घाट के ऊपर ही ज़्यादा जोर देते हैं. वी आर नॉट एक्चुअली बॉदर्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ द वाटर.
अब इसमें जो चीज़ देखने की है वो मैं आपको पहले बता दूं कि आप देखेंगे कि वाटर एकदम स्टिल है, कहीं कोई लहर नहीं उठ रही है, राइट। ये जो आपको ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, दिस इज एल्गल ब्लूम, जो बीच में व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं दैट इज फंगल ग्रोथ। ये वाटर बॉडी इस कंडीशन में थी कि आप इसके बाजू में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती थी, और बदबू 2 किलोमीटर तक आती थी। मतलब 2 किलोमीटर पहले आपको पता लग जाता था कि हाँ हम मड़वा डीक में लहर तारा के आसपास कहीं पहुंच गए हैं, क्योंकि इतनी बदबू आ रही है। जैसे अभी आप अगर मुरादाबाद वाले हाईवे पे आप जाएं तो गजरवाला के पास आपको बदबू आनी शुरू होती है, बिकॉज चीनी मिल है, राइट। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये विसिनिटी में बदबू क्यों है, बिकॉज चीनी मिल है और जो मोलासिस है वो सड़ रहा है। सिमिलरली इस वाटर बॉडी से बदबू आती थी, जबकि ये कबीर पंथियों का गढ़ है। दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा कबीर पंथी हैं जो एनुअली यहाँ पे तीर्थ के लिए आते हैं, और इसकी ये कंडीशन थी कि आप 2 मिनट इसके बाजू में नहीं खड़े हो सकते। जो पुराना कबीर मठ है वो इसके आगे ही है। सो दिस वाज द कंडीशन। मॉस्किटो पॉपुलेशन इतनी थी कि यहाँ पे मतलब जिनके भी आसपास के घरों में छोटे बच्चे थे वो कम से कम 3 महीने हॉस्पिटल में गुजारते थे, बिकॉज ऑफ द वेक्टर बोर्न डिजीजेस। पानी की कंडीशन इतनी खराब थी कि इसमें अगर किसी का हाथ गलती से भी चला जाए तो वो खुजली कर करके परेशान हो जाता था, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मतलब माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन भी बहुत था। और ये वाटर बॉडी हर साल गर्मियों में सूख जाती थी और बरसात में ओवरफ्लो करती थी। तो दिस वाज द कंडीशन। अब ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ठहरा हुआ पानी है, कहीं कोई लहर नहीं है। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना कि पानी का स्तर कहां तक है। अभी ये सारा स्टोन वर्क वीडियो ने करवाया था। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये न्यूली बिल्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पानी के नीचे है। तो पानी का स्तर इतना था कि ये पूरा प्लेटफॉर्म डूबा हुआ था। दैट वाज द कंडीशन इन प्री ट्रीटमेंट टाइम। नाउ ये जो वीडियो है ये सिर्फ 3 दिन का डिफरेंस है। 19 नवंबर 2021 को प्रोजेक्ट चालू हुआ और 22 तारीख का ये वीडियो है। ये आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड एक ही स्क्रीन पे। ये पानी का कलर था, कितना काला था, नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा था, कोई लहरें नहीं बन रही थी। और 3 दिन में आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी का कलर लाइट हो गया है और लहरें पूरी बननी स्टार्ट हो गई। So this was a difference in a matter of 3 days. Now moving on to 3 दिन के बाद हम 10 दिन बाद की शक्ल देखते हैं। ट्रीटमेंट से 1 दिन पहले 18 तारीख और 19 तारीख का वीडियो, जिसमें आप देखिए कि आपको पानी की सतह के नीचे क्या है वो भी दिखाई दे रहा है। और पहले जो टॉप सरफेस था वो पूरी तरीके से ओपेक था। मतलब वाटर विस्कोसिटी इंप्रूव हुई, लहरें बनी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी। Now moving on, 2 हफ्ते बाद क्या कंडीशन थी? दिस इज कॉल्ड इको ड्रेजिंग। जब पानी का स्तर नीचे जाने लगता है, क्योंकि जो नीचे स्लज डिपॉजिट है वो सारा स्लज बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी कंज्यूम होना स्टार्ट होता है और लेयर बाय लेयर स्लज हटता जाता है एंड वाटर विल रिक्लेम द स्पेस। तो ये जो प्लेटफॉर्म पानी के नीचे था, इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स ये घटना स्टार्ट हो गया। 1 महीने बाद दैनिक जागरण की ये हेडलाइन थी कि पहली बार इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री वाराणसी में किसी जलाशय का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल है वो गंगा से ज्यादा है। गंगा नदी का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल था दैट वाज 5.5 और लहर तारा जो झील थी इसका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल था ये आप देखिए 102% जंप हुआ है इन अ मैटर ऑफ 1 मंथ, दैट इज 9.5। एंड बाकी पैरामीटर्स में भी फर्क पड़ा है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसके अंदर पॉजिटिव चेंज ना आया हो, बट दिस क्रिएटेड द हेडलाइन। और ये 2022 की गर्मियां हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये बच्चों ने अपनी एक बोट बना ली है और उसी पानी में वो बोटिंग कर रहे हैं, उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, वो मछलियां पकड़ रहे हैं।
जिस तालाब में आप 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते थे जिसके पड़ोस में, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं। पानी कम से कम 7 फीट का पानी था गर्मियों में, जबकि वो तालाब इतना सूख जाया करता था कि बच्चे वहां पे क्रिकेट खेलते थे। सो दिस इज द पावर ऑफ इकोलॉजी। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वाटर बॉडी रिस्टोरेशन की बात करते हैं, हम पानी की सफाई पे ध्यान देते हैं। पानी की सफाई इज अ नेचुरल बाई प्रोडक्ट इफ वी रिस्टोर द नेटिव इकोलॉजी, दैट इज व्हाट वी मिस अपॉन। So this is what is explained by our science. अभी ये जलाशय में आप पूरा देख लीजिए, कहीं कोई हवा नहीं चल रही है, कोई पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन पूरे जलाशय में लहरें हैं। लहरों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो सकती, बिकॉज मॉस्किटो। प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट? जी सर, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट? So the process of the treatment is we have to study the water body first, then we make a medicine which is 100% botanical extract. This medicine is shipped to the location, amalgamated with fresh water from the same agroclimatic zone, poured into the water body early morning at the time of sunrise. During the day, एक homogeneous mix बन जाता है. When photons are available, this entire medicine is synthesized by the aqua ecology and the resurrection process starts. And how you decided the quantum of medicine? So that's a part of study only. Yeah. और जब भी dosing होती है, we capture 3 videos from the site, which is pre-treatment. How costly it is? Sir, it is the most cost-effective technology known to the mankind till date. I can give you one example. अभी मुरादाबाद में नीरज जी ने जो काम किया है, that was an open tender. All the technologies were invited, including STP and your distributed wastewater treatment, DVATs, constructed wetland, phytoremediation, bioremediation, everything was there. The H1 bid was almost 30 crores and he is executing the entire project in 5 crores. So you can understand how cost effective it is. In the Ganga clean system, जी 10,000 crore was dumped into the various ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जी उसका आउटकम कुछ नहीं आया, जीरो आउटकम आया जी सर 2 रिवर सर्वे कर चुके हैं। हाँ 19 मंडल हाँ whether is C in Varanasi, तो we are ready with them, हमारा चल रहा है सर। तो धीरे धीरे जब आप जानते हैं गवर्नमेंट का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, स्टडी होता है, हम लोग उनके साथ भी काम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि नेशनल वाटर मिशन में जो सेक्रेटरी हैं अशोक कुमार जी, वो हमसे कई बार इंटरेक्ट कर चुके हैं, बेचारे हेल्प भी ले रहे हैं उन्नत भारत अभियान की कैशदार हैं और दूसरे प्रोग्राम में, तो वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट। जी सो अभी हमने देखा एक लेक का केस स्टडी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अ ड्रेन, क्योंकि ड्रेन हर जगह पाए जाते हैं, हर रूरल हो या अर्बन हो, ड्रेन तो पाए ही जाते हैं। So this was a project done in Patiala in Punjab. This was done with Punjab Pollution Control Board. They wanted to understand कि how effective is the technology. उन्होंने हमको 2 महीने का स्टडी प्रोजेक्ट दिया, हमने कहा हम 2 महीने ट्रीट करेंगे, और they invited Punjab Biotechnology Lab to take up all the scientific data. The interesting part here is that they did not just focus on water, they focused on water, sludge and air. तीनों के सैंपल्स उन्होंने पीरियोडिकली वीक ओवर वीक उठाए। 2 महीने के प्रोजेक्ट में हमारी जो प्रोजेक्ट वैल्यू जो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हमको दी थी, उससे 3 गुना पेमेंट उन्होंने पंजाब बायोटेक्नोलॉजी लैब को दिया फॉर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन। बट द बेस्ट पार्ट इज उनकी ऑब्जर्वेशन से सारा का सारा साइंटिफिक डेटा हमको मिल गया, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक टू। कॉस्टिंग का क्वेश्चन क्या है, ये ऐसा केस स्टडी है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कॉस्ट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी है जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मिटिगेशन प्रोविजन का है, उसकी कॉस्ट कम है, उसकी ऑब्जर्वेशन कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये हमारा कॉस्ट का इतना इकोनॉमिकल नहीं है। So here you can see the drain is there. This side, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, this is all Dhammu Majra village. That side you can see the sewage treatment plant. Sewage treatment plant का जो डेली का डिस्चार्ज था, that was almost 10 MLD. जो गांव का अनट्रीटेड सुएज का डिस्चार्ज था, विच इंक्लूडेड एनिमल वेस्ट, विच इंक्लूडेड डोमेस्टिक वेस्ट, वाज ऑलमोस्ट अबाउट 9 MLD एस्टिमेटेड बाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो मतलब हम एक ड्रेन की बात कर रहे हैं जो कि 19 MLD का सुएज डेली कैरी करता है। नाउ
दिस वाज द प्री ट्रीटमेंट कंडीशन। आप यहाँ पे फिर से वही देखेंगे कि पानी एकदम स्टिल है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, जबकि ड्रेन इज सपोज टू फ्लो, बट देयर इज एब्सोल्युटली जीरो फ्लो। पानी का रंग बिल्कुल काला है, आसपास की वेजिटेशन पूरी सूखी हुई है, lots of weeds are there, lots of solid waste is also there, massive foul smell was there, massive mosquito population was there. This was the condition when we started doing the treatment, and on purpose we have not done any physical cleaning anywhere, so that people are able to actually see the difference. In situ conditions mein this pouring of the fresh water amalgamated with the medicine was done at 4 locations. इसमें जो आपको फ्रॉथ इतना दिखाई दे रहा है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉस्फेट, दैट इज अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ फॉस्फेट। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा जहाँ पानी गिर रहा है वहां से ब्लैक सब्सटेंस इज यूजिंग आउट, दैट इज द बॉटम स्लज डिपॉजिट, सो इट वाज सो हाई। और यहाँ से अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते बाद का वीडियो देखेंगे तो फ्लो इज ऑलरेडी रीइंस्टेटेड। Now the water is already started flowing, the transparency of water is gone up, आपको बॉटम दिखाई देने लगता है, और एक भी अमाउंट ऑफ डीवीडिंग इज नॉट डन। जो सॉलिड वेस्ट पड़ा था वो पड़ा है, सो दैट यू कैन सी 100% इन सिटू कंडीशन में ट्रीटमेंट हुआ है। दिस वाज अगेन दैनिक जागरण। एक्चुअली हम लोग को दैनिक जागरण को अपना मीडिया पार्टनर बोलना चाहिए, बिकॉज एनवायरमेंट न्यूज जितनी वो कवर करते हैं ना हिंदुस्तान टाइम्स करता ना टाइम्स ऑफ इंडिया करता, राइट। सो they only spoke to the chairman of Punjab Pollution Control Board. They took my interview also, and they called it Nala se Nadi Pariyojana, from drain to a rivulet. So these are the lab reports. All sorts of reports are there for water, sludge and air, and there was a remarkable improvement seen in all the 3 layers. Now we have covered a lake and a drain. Now we are moving on to a river. This is Mandakini River in Madhya Pradesh, district Satna, Chitrakoot. Now here the problem was that it started flooding in 2015. 15 it flooded consecutively, 16 and 17 also it flooded. 17 MP Pollution Control Board took a suo motu cognizance and they moved a file for construction of a sewage treatment plant. अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्ट्रक्चर में ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जो आप इनलेट है उसको ही कंट्रोल कर सकते हो, व्हाट हैपेंस टू द एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ द रिवर, राइट। तो 4.7 MLD का उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, दे स्पेंट 85 करोड़ रुपीस इनटू इट। 17 से 18 तक में कंस्ट्रक्शन हुआ, 18 में इट वाज डेडिकेटेड टू द पब्लिक, इट वाज फंक्शनल इन 18, स्टिल इट फ्लडेड इन 17 ऑल्सो, 18 ऑल्सो, 19 ऑल्सो। सो 2020 जनवरी में इन्होंने हमको ये प्रोजेक्ट दिया कि इन सिटू कंडीशन में आप कैसे ट्रीट करोगे, आप एक बार अपना ट्रीटमेंट करके बताओ। एंड वी आर प्राउड टू से दैट आफ्टर 1 month ऑफ ट्रीटमेंट दे कुड एक्चुअली सी द डिफरेंस इन द वाटर टू द एक्सटेंट के ये वहाँ के जो लोकल जो नाव चलाने वाले हैं, ये उनका इंटरव्यू है, इनका ये कहना है, जिस इंटरव्यूज देयर ऑन यूट्यूब ऑल्सो, इनका ये कहना है कि हमारा जो मैनेवरिंग ऑफ द बोट है वो बहुत इजी हो गया है बिकॉज द फ्लो हैज़ बीन रीइंस्टेटेड। और पहले हम जो चप्पू चलाते थे वो वीड में फंस जाता था, अब हमारा चप्पू जब वीड को लगता है तो वीड टूट जाती है लेकिन हमारा चप्पू फंसता नहीं। एंड फॉर्चुनेटली फॉर देम उनकी टिप बढ़ गई है बिकॉज पानी ट्रांसपेरेंट है, सो दे कैन एक्चुअली शो कि ये देखिए राम जी के जमाने की मछली है, लोग उनको टिप ज्यादा देते हैं। So this is there on our YouTube channel, so I can share that link. And the best part is the same was recognized by the administration also. They have given us a completion certificate which confirms that the biodiversity of the river has improved. They have seen a better aquatic life after the treatment. So that will be the end of the case studies. This is another one in Assam. Now
important factor is because we are sitting in CRDT, I would just conclude with this कि हमारी रूरल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम कैसे एड्रेस करते हैं. यू विल फाइंड derailed economy, unsustainable livelihood, farmer distress, water crisis, exodus to urban, and no farmer intending to keep his next generation also into farming is all related to water. अगर हम पानी ठीक कर दें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं. एंड दैट इज व्हाट वी आर आउट टू वर्क अपॉन. हम लोग जो प्रपोज करते हैं रूरल के लिए सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है. सारा वेस्ट वाटर बॉडीज में आने दीजिए, उसको हम ट्रीट करेंगे. दिस ट्रीटेड वाटर एक्चुअली बिकम्स न्यूरो इम्यूनो बूस्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. उसको अगर हमने एग्रीकल्चर में यूज किया, योर फार्म विल गो डिजीज, पेस्ट एंड वेदर रेजिलेंट. It will be chemical free, no fertilizers required, no hormones required, and no pesticide, insecticide, weedicide, fungicide, nothing is required. और करना क्या है, सिर्फ irrigation as a foliar spray or drip, that's it. और कोई requirement नहीं है, right? And your yield will go up from the first crop cycle. So your profitability is high because your input is low and your yield is high. Your yield is better in quality and quantity both. The same water body can be used for aquaculture, and it will be all chemicals and antibiotics free. The same water, if used in animal husbandry, your animal, whatever animal you're farming for, will go disease free, and you'll be getting a better yield there. ये हमने practically अपने पैसे से खर्चा करके एक्सपेरिमेंट करके डॉक्यूमेंट किया हुआ है. द वीडियो इज देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, वेर इन वी यूज्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू न्यूरो इम्यूनो बूस्टर, यूज्ड इट इनटू एनिमल फार्म व्हिच वाज अ कैटल फार्म ऑफ अबाउट 35 cows, and into agriculture which was approximately 32 acres farm. So वो केस स्टडी भी हमारी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, एनीबडी कैन गो एंड वॉच इट. सो दैट्स I would say my proposition for CRDT के रूरल डेवलपमेंट में अगर हम वाटर फैक्टर को लेके करेक्शन पे काम करें तो देयर इज अ लॉट दैट कैन चेंज अबाउट आवर विलेजेस. Our villages can actually go, I mean, the rural economy itself can be reinstated back on track, right? Villages profitable होंगे तो शहरों के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा. We will not need smart cities if the villages are smart. So that's, I would like to conclude here. बाकी तो सब प्रोमो है. So धन्यवाद. तो धन्यवाद मधुकर जी, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास में जल की महत्वता और आपने केस स्टडीज को प्रेजेंट किया है तो अनुपम है और उल्लेखनीय है. हम लोगों ने आपके इस प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ सीखा है और मुझे खुशी है कि सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, खास करके उन्नत भारत अभियान के माध्यम से पूरे भारत में इस तरह के कई प्रयोग चल भी रहे हैं जिनकी जानकारी शायद आपको है. और हम लोग अभी कई ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जैसे खानदानपुर में कार्यरत हैं और वहाँ कार्य कर रहे हैं. तो मैं सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं मधुकर जी से. सेशन को 5 मिनट के लिए ओपन कर. आपने ये बोला कि प्राकृतिक रूप से पहले खेती होती थी, लेकिन पहले से भूखमरी भी तो थी. जब ट्यूबवेल लगे, हम नदियों से नालों में पानी लेके आए सिंचाई के, तो सबको रोटी मिल गई. तो मतलब क्या वो गलत था या ये गलत है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि ना वो गलत था नहीं ये गलत है सर. एक्चुअली क्या है कि एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि बहुत ही क्रूड एग्जांपल है बट इससे सब लोग रिलेट कर पाएंगे. कि मान लीजिए आपके पास जो फास्टेस्ट मॉडल ऑफ फरारी है वो है, लेकिन आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है. आपकी गाड़ी खराब होगी, पीछे से कोई बैलगाड़ी वाला आ रहा था, उसने बोला यार ये टीन के डब्बे को बांध लो, मैं आपको मंजिल तक छोड़ देता हूँ. इवेंचुअली आप 100 किलोमीटर चलने के बाद यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि यार ये बैलगाड़ी अच्छी है, फरारी क्या करना है. So something of that sort has happened with us. India has been the most invaded country in the world for last 2500 years, and there was a
proper methodical sabotage of disconnecting us from our own technology. आज दुनिया में 18 different streams of science have confirmed that agriculture was invented in India. हमने अपने रूट्स को नहीं खंगाला. जब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए था हम अमेरिका गए, राइट? So this is where the difference is. If we would have done a research on our own technology, on our own science, तो हमारा एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट भी होता और वो सस्टेनेबल भी होता. So that is what we have done. हमारी जो रिसर्च है वो हमारी अपनी साइंस के ऊपर है, राइट? If you want all organisms to dwell and flourish, you need to give them the natural condition of soil, water and air, right? That is what we are doing. So I am not saying कि वो गलत था या ये गलत है. मैं ये बता रहा हूँ कि सही क्या है. सही वही है जो कि नेचुरल है. इस दुनिया में सिर्फ एक चीज सस्टेनेबल है, दैट इज नेचर. जो नेचुरल था तो हम लोग बारिश के ऊपर भरोसे थे. बारिश नहीं हुई तो कुछ भी हमारे बारिश के भरोसे नहीं थे सर. हम तब भी नहीं थे बारिश के भरोसे. पड़ता था सर. नहीं भूखे सर. भूखमरी के कितने उदाहरण है, लेकिन आज भूखमरी का कोई आज भंडारे चल रहे हैं सर. हर जगह अन्न के भंडार पड़े पड़े हैं. आपके पास जितने भी एग्जांपल है भूखमरी के, पिछले 200 साल के ही है. हमने इंडिया में आज से 1000 साल पहले एक शहर बसाया जिसको बोलते हैं दतिया, राइट? मध्य प्रदेश में है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है. ग्वालियर और झांसी के बीच में है दतिया. दतिया इज देयर ऑन अ रॉकी प्लेटू एंड इट वाज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि वहां कोई भी नेचुरल वाटर रिसोर्स नहीं है. पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर बना हुआ है, पठार के ऊपर, राइट? और पिछले 1000 साल से वहां सूखा नहीं पड़ा. हाउ? दैट वॉज द टाउन प्लानिंग इन एब्सोल्यूट हार्मनी विथ नेचर. मैंने आपको, आप शायद लेट आए, मैंने पहले एक एंकोर वाट का एग्जांपल दिया था. इट वाज ऑल डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय चोला किंगडम आज से 1000 साल पहले. और पिछले अबाउट 50 साल से 15 डिफरेंट कंट्रीज के रिसर्चर्स वहां पे रिसर्च कर रहे हैं. 2011 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे रिसर्चर्स को बुलाया गया और कोलेक्ट किया गया डेटा. पता लगा कि जिसको वो 1 स्क्वायर किलोमीटर का मंदिर कॉम्प्लेक्स मांग रहे थे, वो एक्चुअली 100 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ एक शहर है. और जिसको लोग नदी मान रहे थे, दैट वाज अ मैन मेड कनाल. सो दिस इज व्हाट इज प्लानिंग, प्रोवाइडेड यू डू ऑल योर डेवलपमेंट प्लान्स इन एब्सोल्यूट हार्मनी विथ नेचर. दिस इज व्हाट इज इंडियन टेक्नोलॉजी. सस्टेनेबल तब भी था, सस्टेनेबल आज भी है, ओनली बिकॉज आपको नेचर को समझ के उसके हिसाब से डेवलपमेंट प्लान करना है. 200 साल पहले से ज्यादा आपको भुखमरी का एक भी एग्जांपल, अकाल का एक भी एग्जांपल नहीं मिलेगा, बिकॉज द इंटायर टाउन प्लानिंग वाज डन इन सच अ वे. आप देखिए ना, रानी दुर्गावती ने करीबन 800 तालाब बनवाए थे इन जबलपुर एरिया, राइट? आज आप बताइए कितने तालाब बनते हैं? 1973 के बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई भी तालाब बनाया हो पूरे मालवा क्षेत्र में या पूरे गोंड क्षेत्र में, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं. व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंट वाज नेवर ऑन द टॉप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन जब राजे रजवाड़े थे, उनका वो दायित्व था, उनका ये एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ था. देयर वाज अ राजवैद, देयर वाज अ महामंत्री which was supposed to work on rejuvenation of water bodies. जो हमारी टेक्नोलॉजी है, दिस इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड टेक्नोलॉजी, दिस इज 100% वैदिक साइंस. लेकिन हमने तो कभी रिसर्च नहीं की. 47 में देश आजाद हो गया था, हमें तो पता नहीं था कि हमारे वेदों में भी कोई साइंस है. एंड इनफैक्ट दैट वाज द बिगेस्ट रिपल्शन दैट वी गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन. वेदों में कौन सा साइंस होता है यार, राइट? थैंक यू सर. तो धन्यवाद. मैम आप कुछ पूछने वाले थे? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि जो आपका ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज है, उसके स्लज के रिमूवल के लिए जो है वो क्या? मैम स्लज को रिमूव नहीं करना पड़ता. स्लज इज एन एसेट इन द वाटर बॉडी बिकॉज स्लज हैज गॉट ऑल द न्यूट्रिएंट्स provided it gets decomposed in the natural process. The same nutrient will be used for production of planktons. Planktons are the natural feed for the fishes. तो आपको aquatic food chain को restore करना है. हमारी पूरी philosophy क्या है कि everything moves in a cycle.
सृजन पालन संहार होगा, फिर सृजन होगा, राइट। अगर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी देखें तो क्या है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, फिर सतयुग आएगा, राइट। सो दिस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द मोमेंट वी आर एबल टू रीस्टेट दिस साइकिल, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। बिकॉज जो आपने मतलब वो घाट वाला वीडियो बताया, तो उसमें आपने बताया कि सिर्फ 2 हफ्ते के उसमें जो है मतलब वो पूरा घाट जो है वो क्लीन हो गया, राइट। तो उसमें वो इतनी जल्दी स्लज मैम पूरा नहीं हुआ था, आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ 6 inches। एक्चुअली द स्लज डिपॉजिट वाज 7 feet। वो प्रोजेक्ट हमारा पूरा 1 साल चला है, ओके, राइट। जो वाटर बॉडी का जो टोटल डेप्थ था जब हमने ट्रीटमेंट चालू किया था, वाटर वॉल्यूम वाज ओनली एट अबाउट 4.5 to 5 feet। ओके, लेकिन जब हमने वो प्रोजेक्ट फिनिश किया है, वाटर वॉल्यूम वाज देयर फॉर द फर्स्ट 7 feet। अबाउट 14 feet, 14 फीट। क्योंकि नीचे 7 feet का स्लज डिपॉजिट था, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस विदाउट एनी वेट एक्सकवेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को प्रश्न उत्तर काल के लिए, और साथ साथ आपको बनकर जी एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन और एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए।